हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्वियसली आज हमारा ये चैप्टर जो है, चैप्टर 1 जो है आपका अकाउंटेंसी का बुक का चैप्टर फर्स्ट जो है ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से गो थ्रू कर लेना। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, जहाँ से हमने कल से लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, अभी हम उसे दोबारा डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। उसके बाद हम अपनी आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने सर लास्ट जो हमने कल की क्लास में देखा था, वो देखा था यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन हो सकते हैं। सर दो टाइप के यूज़र हो सकते हैं आपके, इंटरनल यूज़र हो सकते हैं, एक्सटर्नल यूज़र हो सकते हैं। इंटरनल यूज़र किस तरीके के होते हैं सर? इंटरनल यूज़र यानी कि ऐसे लोग जो कि आपके बिजनेस में डायरेक्टली इंटरेस्टेड है, यानी कि चाहे आपके वो ओनर है, चाहे वो आपकी मैनेजमेंट है, ऑब्वियसली वो आपके बिजनेस में डायरेक्टली इंटरेस्टेड है। तो वो आपके बिजनेस के पल पल की खबर को जानना चाहते हैं। एज अ ओनर आप जानना चाहते हैं आपका बिजनेस कितना कमा रहा है। एज अ मैनेजर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको सारी रिपोर्ट्स चाहिए। इसके अलावा एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स किस किस तरीके के थे सर? जो पोटेंशियल इन्वेस्टर जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, वो भी हमारे बिजनेस की पोजीशन को जानना चाहता है। गवर्नमेंट जिसको हमसे टैक्सेस चाहिए, या फिर जो हमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना चाहती है। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट टर्म क्रेडिटर यानी कि वो बंदा जिससे आप उधारी में माल लेकर आते हैं। ठीक है, उसको भी आपके बिजनेस की पोजीशन के बारे में जानना है, आपके एम्प्लॉयज़ को जानना है, टैक्स अथॉरिटीज़ को जानना है, और इसके अलावा आपका जो कॉम्पिटिटर है उसे भी इस बारे में जानना है। और जनरल सोसाइटी भी जानना चाहती है कि आप सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने बिजनेस के थ्रू। तो ये सारे हमारे यूज़र्स हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने मेजरली जो बात करी थी, हमने अपनी एडवांटेजेस के ऊपर बात करी थी। सर एडवांटेजेस क्या होती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? सर मेजरली जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही उसके एडवांटेजेस आने वाली हैं। सबसे पहली एडवांटेज हमने देखी कि सर ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है, किसमें? प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोलिंग में, बिजनेस को कंट्रोल करने के अंदर हेल्प करने में। दूसरा, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने के अंदर हेल्प करता है। तीसरा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन बताता है। चौथा, आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस की, कि बिजनेस के अंदर कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है। पांचवा, आपको कंपेरेटिव स्टडी करने के अंदर हेल्प करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जिससे आप जान सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि पिछले साल से कौन से हेड में करंट ईयर में मैंने खर्चा जो है वो ज़्यादा कर दिया है। उसके अलावा और कौन से हो सकते हैं? आपको आपकी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, सातवां, आपको लीगल मैटर्स के अंदर आपको हेल्प करने वाला है। एज एन एविडेंस के रूप में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको और क्या चीज़ों में हेल्प करने के अंदर हेल्प करेगा? सर आपको फैसिलिटेट करता है सेल ऑफ बिजनेस में, यानी कि कल को आप बिजनेस बेचना चाहते हैं, तो आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है वो वैल्यू निकालने में आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है। इसके अलावा आपको बिजनेस लोन्स रेज करने के अंदर हेल्प करती है। जब भी आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या फिर बैंक को अप्रोच करेंगे, तो ऑब्वियसली वो आपसे अकाउंटिंग में आपकी P&L और बैलेंस शीट मांगेंगे, ताकि वो आपको अपना लोन प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा अगर सर बिज़नेस के अंदर एक या एक से ज़्यादा पार्टनर हैं, तो फिर इसके अंदर हर एक पार्टनर जानना चाहता है कि बिज़नेस किस तरीके से कैसा ग्रो कर रहा है। हर एक पार्टनर की नीड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सोल्व करके दे रहा है। और इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कि आपको फ्रॉड को प्रिवेंट करने में, एरर या फ्रॉड को या फिर डिटेक्ट करने में भी हेल्प करके चलता है। तो ये हमने एडवांटेजेस डिस्कस की थी कल की क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशंस क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की लिमिटेशंस क्या हैं। सर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं, तो बहुत ही बेसिक सी लिमिटेशंस हैं कुछ एक। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज की क्लास में बात करते हैं, एक एक लिमिटेशन को डिस्कस करके चलेंगे। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है लास्ट में, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक। तो सर अगर मैं बात करूँ लिमिटेशंस की, सर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कुछ एक लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले लिमिटेशन की जो बात आ रही है, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट का मतलब क्या होता है सर? हर एक इंसान की सोच अलग हो सकती है, हर एक इंसान का तरीका अलग हो सकता है काम करने का। हर एक इंसान को हर चीज़ अलग तरीके से करता है, अपने तरीके से करता है। तो क्या होता है कि पर्सनल जजमेंट आ जाती है सर बीच में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करके चलूँ, तो अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली अकाउंटेंसी आपको कुछ एक चीज़ों के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शन देता है, कि आप इसको इस तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी बुक्स में, या फिर आप इसको इस तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब ये पर्सनल जजमेंट का केस आ जाता है सर, कि जो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं, उसमें से किसी को कोई तरीका पसंद है तो वो उस तरीके से उसे रिकॉर्ड करेगा।
या फिर दूसरे अकाउंटेंट को अगर दूसरा तरीका ज़्यादा सही लगता है तो वो उसे इस तरीके से रिकॉर्ड करके चलेगा। हालांकि आपको अभी के लेवल पे ये इतना ज़्यादा डिटेल में समझ नहीं आएगा, जब आप इन चीज़ों को ज़्यादा और डिटेल में जाएंगे, डीप में जाएंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे, हायर स्टडीज़ के अंदर जाएंगे, तो आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी कि हाँ, अकाउंटिंग के अंदर पर्सनल जजमेंट काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जांपल आपको मैं सिंपल सा बात करूं, सर अकाउंटिंग के अंदर डेप्रिसिएशन करने के दो तरीके होते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएट करना मतलब आपकी एसेट की वैल्यू को राइट ऑफ करना ओवर द पीरियड ऑफ हिज लाइफ, यानी कि जब आप एक एसेट यूज़ कर रहे हैं तो जो उससे डेली बेसिस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू गिरती है। ठीक है, जितना आप जितनी चीज़ जिस चीज़ को आप जितना ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे उतना वो घिसता जाएगा, और जितना वो घिसेगा उसका उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो उस घिसने को हम अकाउंटिंग टर्म में, बेसिक टर्म अगर मैं बेसिक भाषा में बताऊँ तो उस घिसने को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब सर जो डेप्रिसिएशन है उसको निकालने के दो तीन मेथड्स हैं। ठीक है, तो हर एक अकाउंटेंट के लिए वो जजमेंट डिफरेंट हो सकती है कि वो उसको कौन से मेथड को, कौन सी टेक्निक को फॉलो करना चाहता है। तो इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट ऑब्वियसली हमेशा होता है अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो सिंस जैसे कि अगर हम बात करें तो हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सर मेरे को जिससे उधारी पैसा वापस आना है, यानी कि जो मेरे से उधार में माल ले गया था, अगर मेरे को उससे पैसा वापस लेना है तो हर एक केसेस के अंदर उसकी जो एडजस्टमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है। कोई इस व्यू पॉइंट का हो सकता है, जैसे कि एक बिजनेस है, अगर उसके अंदर एक आपको कह सकते हैं कि काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि लोग आपका पैसा एक दिन के अंदर वापस दे जाते हैं। ठीक है, एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि आपका पैसा एक दिन में नहीं, आपका पैसा लेकिन एक महीने तक वापस आ जाएगा। ठीक है, बट उस केस के अंदर आपका, क्योंकि अगर एक महीना अगर आप वेट कर रहे हैं किसी का पैसा वापस आने की, तो ऑब्वियसली आपका रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया उस वजह से। तो क्या, तो उस रिस्क के लिए हम क्या करते हैं? हम उस रिस्क के लिए एक अलग से प्रोविज़न बना देते हैं। प्रोविज़न का मतलब उस रिस्क को कवर करने के लिए आप कह सकते हो, जिस तरह से एक इंश्योरेंस कवर लिया जाता है अपनी लाइफ कवर करने के लिए, उसी तरीके से उस रिस्क को कवर करने के लिए एक प्रोविज़न बना दिया जाता है अकाउंटिंग टर्म्स में अपने बुक्स के अंदर ही। तो उस प्रोविज़न को बनाने का जो मेज़रमेंट है कि कितने का प्रोविज़न बनाना है, कितने लोग पैसा वापस देंगे, कितने नहीं देंगे, वो आपकी पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिफरेंट हो सकता है। तो क्या, तो इस केस के अंदर हमारे लिए वो भी पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। सर अकाउंटिंग के अंदर कुछ एक कंसेप्ट हैं, कुछ एक कन्वेंशंस हैं, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, तो हर एक कन्वेंशन आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को लिमिट करती है, आपको इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो सर जो भी हम एसेट परचेज़ करते हैं वो हम उसे हमेशा अपनी परचेज़ वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करके चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई एसी खरीदा था 2010 के अंदर, उस टाइम पे उसकी वैल्यू थी 50,000 रुपये की, तो मैं उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 50,000 रुपये में 2010 में रिकॉर्ड करूँगा, और उसके बाद उसकी लाइफ के ऊपर उसको डेप्रिशिएट करता रहूँगा हर साल। ठीक है, तो कंसेप्ट से कन्वेंशन की हम जो बात कर रहे थे, तो सर उसके अंदर हमने बात की थी, जैसे मैंने अपना जो एसी है वो मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड किया 50,000 रुपये पे। तो अगर मैं आज की डेट में उसकी फेयर वैल्यू की बात करूँ तो सर वो फेयर वैल्यू आज की डेट में वो एसी जो है वो मेरे को मार्केट में मिलता है सिर्फ 20,000 रुपये में। सर 20,000 रुपये में वही का वही एसी मिलता है, तो क्या मैं उसके अपनी बुक्स में 20,000 रुपये का रिकॉर्ड करके चलूँगा? जी नहीं। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या कहता है, आप उसे एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे और उसे उसी के ऊपर ही डेप्रिसिएट करेंगे। ठीक है, हालांकि अगर मैं आज की डेट में बात करूँ तो कंपनीज़ के लिए ये चीज़ चेंज हो चुकी है। कंपनीज आज की डेट में फेयर मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट फॉलो करती हैं, जो इंडिया बेस्ड अकाउंटिंग होती है, जिसके अंदर फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि आज की डेट में उस एसेट की वैल्यू क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि मैंने जब पहले परचेज की थी तब उसकी वैल्यू क्या थी। तो कंपनीज जो है आज की डेट में नई कंसेप्ट के ऊपर चलती हैं, बट हालांकि अभी हम बेसिक बातें कर रहे हैं, तो बेसिक सर मैं आपको बता दूं, सर अकाउंटिंग कंसेप्ट जो आपको कहता है कि आप इसके हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करके चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म है जो आपका आगे आएगा। सर कंजर्वेटिज्म कैसा कहता है, नाम से आपको इंग्लिश वर्ड से समझ आना चाहिए। सर कंजर्व मतलब थोड़ा अपने आप में कंजर्व्ड रहना, अपने आप में थोड़ा सा पुराने विचारों का रहना, या फिर आप कह सकते हो किसी भी तरीके से आप कह सकते हो कि कंजर्व होकर रहना, अपने आप के अंदर ही सिमट के रह जाना। ठीक है, सर कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल क्या कहता है अकाउंटिंग टर्म में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म आपको ये कहता है सर कि
जो आपके लॉसेस होने वाले हैं, अगर आपको लगता है कि आपको बिजनेस में फ्यूचर लॉसेस होने वाले हैं, ठीक है, तो आप उन लॉस को आज ही मान लो, उनको डिटरमिन कर लो, उनका प्रोविज़न बना दो। प्रोविज़न यानी कि उनका एक तरीके से इंश्योरेंस कर दो, ठीक है, ताकि आप उसको फ्यूचर में जब आपको वो एक्चुअल में बियर करना पड़े तो आप उसको प्रोविज़न से ही सेट ऑफ कर दो, ठीक है। और प्रॉफिट के लिए क्या कहता है सर कंजर्वेटिज्म? सर प्रॉफिट के लिए कहता है कि नहीं सर, प्रॉफिट जब होगा तब ही हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि हमें लॉसेस होने वाले हैं तो हम उसे आज ही रिकॉर्ड कर लें, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि हमें प्रॉफिट होने वाले हैं तो हमें उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। जब वो प्रॉफिट होगा हम उससे तभी रिकॉर्ड करेंगे। तो सर ये एक अकाउंटिंग का कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल है, जो कि ऑब्वियसली अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमें अगर लॉसेस हो रहे हैं तो हम लॉसेस को आज की डेट में अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, होने वाले हैं, प्रोविज़न बना रहे हैं उसका, तो हम प्रॉफिट के लिए भी ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हमें श्योरिटी है कि हमें प्रॉफिट होएगा तो हमें उसमें क्या इशू आना चाहिए, हमें उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा जो सेकंड पॉइंट था कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस का। जब इसका चैप्टर आएगा कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, उसके अंदर हम सारी की सारी डिस्कस करेंगे तो आपको ये ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ सर, अकाउंटिंग के अंदर ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि इनकम्प्लीट होती है। क्यों सर? क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब आप एक बिज़नेस को, जब तक कि कोई बिज़नेस एक्चुअल मायने में क्लोज नहीं हो जाता, सही मायने में बंद नहीं हो जाता, तब तक आप उसके अंदर नहीं बता सकते कि एक्चुअल में बिज़नेस ने कितना कमाया, कितना गंवाया, क्या उसका प्रॉफिट रहा था, क्या उसका लॉस रहा था। हम एनुअल बेसिस के ऊपर जो है अपनी बुक्स को क्लोज कर देते हैं। जो फिगर निकलता है, हालांकि वो फिगर हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होता, बट हम एक टेंटेटिव फिगर निकाल कर उसे क्लोज कर देते हैं। टेंटेटिव का मतलब आप कह सकते हो कि एब्सोल्यूट नंबर, आप कह सकते हो कि बिल्कुल एब्सोल्यूट जो बिल्कुल परफेक्ट नंबर है वो सिर्फ तभी निकल पाएगा जब वो बिज़नेस क्लोज होगा। बट एब्सोल्यूट नहीं, उससे अब बिल्कुल नियरेस्ट जो नंबर होता है वो हमारे एनुअल बेसिस के ऊपर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस उस तरीके से कंप्यूट कर देते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं सर ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। जैसे कि अगर मैं अभी बात करूं तो सर कोरोना वायरस की वजह से हम सबके बिजनेस जो है वो बंद चल रहे हैं। सर बिजनेस बंद चल रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्वियसली हमें लॉस भी हो रहा है। सर क्या मैं उस लॉस को अकाउंट फॉर कर सकता हूँ अपनी बुक्स के अंदर? जी नहीं, आप उस लॉस को बिल्कुल भी अकाउंट फॉर नहीं कर सकते अपने बुक्स के अंदर। तो सर ये तो बहुत ही बड़ा लिमिटेशन है मेरा अकाउंटिंग का। ऑब्वियसली सर ये आपका बहुत बड़ा लिमिटेशन है अकाउंटिंग का कि ये क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स को रिकॉर्ड नहीं करता। अगर मेरे बिजनेस के एम्प्लॉय स्ट्राइक पर चले गए हैं, उस वजह से मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा है, मैं उसे भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अगर मेरे वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मैनेजर्स हैं, खुदा न खास्ता अगर उन्हें कुछ हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, ठीक है, अब उनकी वजह से क्या है, मेरे बिज़नेस को डेली बेसिस के ऊपर लॉसेज हो रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से बिज़नेस को मैनेज करते थे उस तरीके से कोई और नहीं कर पा रहा था। बट अब क्योंकि वो बीमार हैं तो फिर इस केस के अंदर कोई बिज़नेस को संभाल नहीं पा रहा है ढंग से, तो इस वजह से भी मुझे लॉस हो रहा है। बट क्या मैं इस लॉस को अकाउंटिंग टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकता हूँ अपनी बुक्स के अंदर? जी नहीं, आप इसे अकाउंटिंग टर्म्स में अपनी बुक्स में बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अगली लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली जो हमने डिस्कस किया बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, अकाउंटिंग जो है आपकी सारी हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है। जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसको उसकी परचेज की कॉस्ट पे ही अकाउंटिंग में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि आज की डेट में ऐसा नहीं है। हालांकि आज की डेट में ऐसा नहीं है, बट अगर मैं बेसिक छोटे बिजनेसमैन की बात करूं तो वो उसे उसी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। हालांकि अगर आप उसकी एक्चुअल फेयर वैल्यू की बात करो तो फेयर वैल्यू हो सकता है उस चीज़ की ज़ीरो हो गई हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका छठा पॉइंट गिवन है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। सर विंडो ड्रेसिंग किस तरीके से हो सकती है? सर मैं आपको बताता हूं, अगर आपने न्यूज़ में सुना हो, अगर आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहा हो कभी, तो सत्यम कंप्यूटर्स का एक केस हुआ था पीछे, बहुत ही बड़ा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्कैम था। सर उसके अंदर हुआ क्या था, सर कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने कुछ भी नहीं किया। सर कंपनी ना सिर्फ किताबों में चल रही थी। मतलब सर किताबों में किस तरीके से कंपनी चल सकती है? सर जितना भी सेल का ट्रांजैक्शन था उसके बिल तो काटे जा रहे थे, असली बिल काटे जा रहे थे, लेकिन एक्चुअल में उसको कोई परचेजर नहीं था, यानी कि उसे कोई खरीद नहीं रहा था, वो सिर्फ उनके बिल काट रहे थे डमी नाम्स के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से जो आपकी एसेट है, सर आपने एसेट तो बहुत सारी परचेज कर ली, ठीक है, आपने बिल्स खरीद लिए सारी चीज़ के, हर चीज़ का बिल है आपके पास, आपने परचेज किया है, बट एक्चुअल में क्या आपके पास वो एसेट थी ही नहीं, वो हमारे पास एसेट थी ही नहीं।
मैंने सिर्फ बिल खरीदे हुए थे, ठीक है, बिल्स दिखा दिखा कर, बिल से खरीद कर मैंने अपनी एसेट दिखाई हुई थी, अपनी कंपनी को इतना बड़ा दिखाया हुआ था, हालांकि अंदर से वो कंपनी पूरी तरीके से खोखली थी, सिर्फ कागज़ों पर थी, कागज़ों के अलावा कहीं पर नहीं थी। तो सर क्या इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं अकाउंटिंग में? जी हाँ सर, बिल्कुल हो सकती हैं। ये भी अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन है कि आप सिर्फ कंपनीज को सिर्फ किताबों में दिखा देते हैं, और जबकि रियल में वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। इसके अलावा जो है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, फोरकास्ट करने के लिए अनसुटेबल क्यों होती है सर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? सर अब मैं अभी बात की कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हिस्टोरिकल कोस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, हिस्टोरिकल कोस्ट के ऊपर सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। सर तो जब अगर आप पुरानी कोस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करके कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो आप पिछले ट्रेंड के बेसिस के ऊपर आप ये नहीं बता सकते कि आपका फ्यूचर में किस तरीके से बिजनेस जो है वो रन होने वाला है। सिर्फ ट्रेडिशनल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर आप फोरकास्ट, अपने बिजनेस का फ्यूचर का फोरकास्ट तय नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारी जो बेसिक जो 7 लिमिटेशंस हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, आपको इन्हें ध्यान रखना है। आप होपफुली आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। हम एक बार इनको बुक से भी गो थ्रू करते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ पाए इन चीज़ों की, ठीक है। तो सर सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग is as yet an exact science, and accountant has to exercise his personal judgment in respect of various items। यानी कि ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, हालांकि अभी भी अंडर डेवलप्ड है। आप कह सकते हैं कि हर किसी के लिए इसकी एप्लीकेबिलिटी अलग हो सकती है, थोड़ी सी अलग होगी, मेजोरिटी अलग नहीं होगी, थोड़ी सी अलग होगी। तो इस थोड़े से में भी जो फ़र्क आ जाता है, इसी फ़र्क को हम कह रहे हैं दैट इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। हर कोई उसे अपने हिसाब से रन कर सकता है, हर कोई अपने हिसाब से चूज़ कर सकता है किसी अलग ऑप्शन को। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट विद एन एक्यूरेट डिग्री ऑफ accuracy that the actual cost of useful life of an asset which is needed to calculate depreciation। यानी कि सर जब भी हम कोई एसेट खरीद के लाते हैं, तो मैंने बात किया कि जो एसेट का जो घिसना होता है, जितनी वो ज़्यादा घिसती जाती है, उतना ज़्यादा हम उसे क्या करते हैं, उस घिसने को हम अकाउंटिंग टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। उस घिसने को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। अब वो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ऑब्वियसली आपको सर एसेट की लाइफ चाहिए कि कितने साल तक ये एसेट चलेगी। तो इस चीज़ को आप सर्टेन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से कभी भी डिटर्मिन नहीं कर सकते कि कौन सी एसेट कितने साल चलेगी। एक फेयर डिग्री ऑफ लाइफ गिवन होती है हर एक एसेट की, ठीक है, बट उसके बाद किसी भी कारणवश, चाहे टेक्नोलॉजी नहीं हो जाए, चाहे कोई डैमेज हो जाए उस एसेट के अंदर, कुछ भी हो सकता है सर, किसी भी रीज़न से उस एसेट की लाइफ जो है वो रिड्यूस हो सकती है, या फिर हो सकता है कि उस एसेट के अंदर आप कुछ अपग्रेड कर दें जिसके बाद उसकी लाइफ और बढ़ जाए। तो इस तरीके से ये एसेट की लाइफ जो है आप डिटर्मिन नहीं कर सकते। एक फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से आप इसको डिटर्मिन कर सकते हैं, कभी भी आप एक्यूरेट लाइफ को कभी भी नहीं निकाल सकते। तो सेम इज़ ट्रू अबाउट वैल्यू ऑफ स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो जो मेरे पास आज की डेट में सामान पड़ा है, हो सकता है कि उसके इन्फ्लेशन आने के बाद उसका प्राइसेस बढ़ जाए, या हो सकता है डिफ्लेशन आने के बाद, रिसेशन आने के बाद मेरे उसके प्राइसेस, स्टॉक के प्राइसेस जो हैं वो गिर जाएं। तो आप आज की डेट में कभी भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए आप उसकी वैल्यू को, आप एग्जैक्ट वैल्यू को, एब्सोल्यूट वैल्यू को कभी भी नहीं निकाल सकते। आप एक फेयर वैल्यू लेके चलते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू लेके चलते हैं इन सब चीज़ों की। और वो एस्टिमेट ऑब्वियसली, अगर आप एस्टिमेट की बात कर रहे हैं, तो हर एक एस्टिमेट जो है पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। हर किसी का अपना नज़रिया हो सकता है चीज़ों को देखने का, और कुछ एक फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए वो उसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने बात की। उसके बाद हम बात करें बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, ठीक है। कंसेप्ट और कन्वेंशंस के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे चैप्टर 3 के अंदर। अभी के लिए आप इसको सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पुराना एक कंसेप्ट है अकाउंटिंग का, हिस्टोरिकल कोस्ट का, जो कि बहुत ही गलत है। ऑब्वियसली आप उससे अपने बिजनेस की फेयर वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप पुरानी कोस्ट के ऊपर एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता कि आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म है, जो आपको कहता है कि आपको लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड करना है, जबकि फ्यूचर इनकम को आज की डेट में रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, तो सर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड ओनली इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस हमेशा सिर्फ तभी निकाला जा सकता है जब आपका बिजनेस एक्चुअल में बंद हो जाएगा। बाकी सब तो आप थोड़ा बहुत जो है एस्टिमेट बेसिस के ऊपर चीज़ों को निकाल के चलते हैं, जिस वजह से वो एब्सोल्यूट नंबर सही नहीं होता, ठीक है। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमने बात की सर।
अकाउंट्स कंटेन ओनली दोज इन्फॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अगर क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि मनी की टर्म्स में मेजर नहीं की जा सकती, उसे कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जैसे कि चेंज इन मैनेजमेंट हो गया, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस हो गया, कॉम्पिटिटर का आना बिजनेस के अंदर, कोरोना वायरस का इम्पैक्ट आप कह सकते हैं, या फिर किसी तरीके से एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, सेटिस्फेक्शन ऑफ फर्म्स कस्टमर, यानी कि आपका कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है आपके बिजनेस से। अगर आपके कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड है तो वही आप पढ़ना जो है प्रेफर करेंगे। अगर आप हमसे सेटिस्फाइड है तो आप ओबियसली हमसे पढ़ना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं। सो ओबियसली क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट है बिजनेस के अंदर, उसे कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ठीक है। हिस्टोरिकल कोर्स की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कोर्स एंड एज सच द फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल, यानी कि फेयर वैल्यू में जितना भी चेंज होगा हम उसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, तो वो भी एक दिक्कत है, ठीक है। एसेट्स रिमेन अंडर वैल्यूड इन मैनी केसेस, पर्टिकुलरली लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली लैंड की वैल्यू जिस हिसाब से दिन प्रतिदिन बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। बट हम उसे उसी रेट पे कोड करके चलते हैं जिस रेट पे हमने उसे परचेज़ किया था पास्ट के अंदर, ठीक है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग का सर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास सेल परचेज के प्रॉपर बिल हैं, तो आप उसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं। अकाउंटिंग आपको बिल होने के लिए कहती है, अकाउंटिंग आपको ये नहीं कहती कि उसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस है या नहीं, ये आप हमेशा चेक नहीं कर सकते, हर केस के अंदर हर ट्रांजेक्शन के लिए आप चेक नहीं कर सकते। तो इस वजह से ऑब्वियसली आप किसी भी चीज़ को ईजिली जो है वो अपनी बुक्स के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं बाय वे ऑफ फेक बिल्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, ऑब्वियसली हमने बात की कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पास्ट इवेंट्स और पास्ट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, तो इस वजह से फोरकास्टिंग आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर नहीं कर सकते। तो ये हमने सारे के सारे जो है लिमिटेशंस डिस्कस किए हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। हालांकि ऑब्वियसली जब आपको आगे जब कुछ एक चीज़ें हम टॉपिक्स कर लेंगे तो आपको लिमिटेशंस और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी, ठीक है। अब उसके बाद हम अगले टॉपिक की हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करके चलूँ, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है। सिंपल से आपके जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड फेथफुल प्रेजेंटेशन, आपके ये 5 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आप, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली आपके ये एक एक इवन सिंगल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आपको शॉर्ट आंसर में एक सिंगल एट्रीब्यूट को एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन आ जाए, या फिर आपसे वो चारों के चारों एट्रीब्यूट जो है वो पूछ ले। सम टेक्निकल ग्लिच, हम अपनी आज की क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आई एम रियली सॉरी, आई एम अफ्रेड कि हम अपने आज की क्लास को हमें यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा। हम इस टॉपिक को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हालांकि आपका जो टॉपिक रह गया है वो इतना ही रह गया है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड देन आपका जो है रोल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये दोनों ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही छोटे टॉपिक हैं, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके थ्योरी चैप्टर्स के, ठीक है। तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। बाय बाय।